महाराष्ट्र का कोंकण क्षेत्र, ये नाम सुनते ही मतलब आंखों के सामने क्या आता है? खूबसूरत समुद्र किनारे, नारियल के पेड़ और वो हरे भरे सह्याद्री के पहाड़। हम्म। लेकिन इसी खूबसूरती के ठीक नीचे एक और दुनिया भी है। बिल्कुल। एक ऐसी दुनिया जो रहस्यों से, अनसुनी कहानियों से और कह सकते हैं गहरे डरों से बुनी हुई है। और ये डर सिर्फ कल्पना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोंकण का भूगोल ही ऐसा है जो इन कहानियों को एक तरह से जन्म देता है। वो घुमावदार घाट, वो घने जंगल जहां दिन में भी रात का एहसास हो, सही बात है। और वो सुनसान सड़कें। वहां तो मतलब हवा, पानी, जमीन सबकी अपनी एक कहानी है। और आज हम ऐसी ही एक कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास जो सूत्र है वो एक यूट्यूब चैनल पर साझा किया गया एक परिवार का, कह सकते हैं कि एक निजी अनुभव है। अच्छा। ये कहानी एक श्रापित पेड़ और उससे जुड़ी एक आत्मा के इर्द गिर्द घूमती है। हम्म। तो हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कोंकण की इन लोक कथाओं में ऐसा क्या है जो इन्हें इतना असली, इतना असरदार बना देता है। चलिए, इसी टकराव को समझते हैं, क्योंकि ये कहानी इसी से शुरू होती है। तो कहानी के केंद्र में है अनिकेत, जो अपने माता पिता के साथ हर साल की तरह होली पर अपने गांव जा रहा है। ठीक है। इस बार काम की वजह से उन्हें निकलने में देर हो जाती है और वो रात में सफर शुरू करते हैं। कोंकण के इलाके में पहुंचकर वे देखते हैं कि मेन रोड पर किसी वजह से बहुत लंबा जाम लगा है। और यहीं पर एंट्री होती है मॉडर्न दुनिया के सबसे भरोसेमंद गाइड की। का असली खेल शुरू होता है। गूगल मैप्स एक शॉर्टकट दिखाता है, एक कच्चा अनजान रास्ता। हम्म। और दिलचस्प बात यह है कि कोंकण की कई कहानियों में चक्रवात का जिक्र आता है। चक्रवात? हाँ, ये ऐसी आत्माएं होती हैं जो यात्रियों को सही रास्ते से भटकाकर सुनसान जगहों पर ले जाती हैं। तो इस कहानी में गूगल मैप अनजाने में वही चक्रवात वाली भूमिका निभा रहा है। क्या बात है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। टेक्नोलॉजी जो रास्ता आसान बनाने के लिए है, वही उन्हें एक पुराने खतरे की तरफ धकेल रही है। तो जैसे ही अनिकेत उस रास्ते पर गाड़ी मोड़ने वाला होता है, उसकी माँ उसे टोक देती हैं। हम्म। वो कहती हैं, इस रास्ते से मत जाओ। बचपन से सुनती आई हूँ, ये रास्ता ठीक नहीं है। ये सिर्फ एक माँ की चिंता नहीं है, ये एक एक पीढ़ीगत चेतावनी है जो कहानियों के जरिए जिंदा रहती है। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी का पहला और सबसे बड़ा संघर्ष है। एक तरफ अनिकेत, जो तर्क और टेक्नोलॉजी पर भरोसा करता है, हाँ, उसके लिए ये बस एक सड़क है। और दूसरी तरफ उसकी माँ, जिनके पास सदियों से चली आ रही कहानियों का ज्ञान है। ये सिर्फ रास्ते का चुनाव नहीं है, ये दो अलग अलग विश्व दृष्टिकोण का टकराव है। तो अनिकेत की माँ उसे उस रास्ते से जुड़ी कहानी सुनाती हैं कि उस रास्ते पर एक बहुत पुराना पेड़ है, जहां सालों पहले एक तांत्रिक क्रिया की गई थी। हम्म। और उस क्रिया की वजह से वहां एक ऐसी आत्मा आ गई थी जो लोगों को बहुत परेशान करती थी। यहाँ तांत्रिक क्रिया शब्द बहुत जरूरी है। ये कोई आम पूजा पाठ नहीं है। अच्छा। तांत्रिक क्रियाओं का मकसद अक्सर किसी शक्तिशाली ऊर्जा को या तो नियंत्रित करना या बांधना होता है। तो वो माँ बताती हैं कि बहुत कोशिशों के बाद एक एक बहुत ज्ञानी तांत्रिका है, हम्म। जिन्होंने अपने मंत्रों के जोर से उस आत्मा को उसी पेड़ से बांध दिया। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी शर्त? कि वो आत्मा तभी तक बंधी रहेगी जब तक वो तांत्रिक जीवित हैं। और जैसा कि ऐसी कहानियों में होता है, वो शर्त अब टूट चुकी है। बिल्कुल। माँ बताती है कि कुछ साल पहले उस तांत्रिक की मृत्यु हो चुकी है और गांव वालों का मानना है कि वो आत्मा अब आजाद है। उसे फिर से उस पेड़ के आसपास महसूस किया गया है। और अनिकेत की प्रतिक्रिया? जाहिर है वो इन सब पर विश्वास नहीं करता। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दांव है जो कहानी खेलती है। जब हीरो चेतावनी को नजरअंदाज करता है, तो हम सुनने वालों के मन में एक एक तरह का भाव जागता है। कैसा भाव? हम उसके लिए डरते भी हैं, लेकिन हमारा एक हिस्सा ये भी सोचता है कि इसे सबक मिलना ही चाहिए था। हाँ, ये तो है। लोक कथाएं अक्सर इसी तरह हमें सीमाओं का सम्मान करना सिखाती हैं। तो अनिकेत अपनी माँ की कहानी को अंधविश्वास कहकर टाल देता है और उसी रास्ते पर गाड़ी मोड़ देता है। और मुसीबत शुरू। हाँ, देर नहीं लगती। कुछ दूर जाते ही गूगल मैप्स अजीब तरह से बर्ताव करने लगता है। हम्म। बार बार रास्ता बदलकर उन्हें वही गोल गोल घुमाता है। और फिर अचानक एक जोर के झटके के साथ उनकी गाड़ी एक बड़े गड्ढे में फंस जाती है। तो देखिए, पहले टेक्नोलॉजी ने उन्हें भटकाया और अब मैकेनिक्स ने उन्हें फंसा दिया। सही। वो अब पूरी तरह से उस जगह के कह सकते हैं रहमो करम पर है। और ये जो अकेलापन है, ये उस अनजाने डर को कई गुना बढ़ा देता है। वे धक्का देकर गाड़ी तो निकाल लेते हैं, लेकिन अब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। उफ।
तभी उन्हें दूर एक घर में रोशनी की एक किरण दिखती है। अनिकेत अपने माता पिता को मदद के लिए उस घर की तरफ भेजता है और खुद गाड़ी के पास रुकता है। अब कहानी उसे जानबूझकर अकेला छोड़ रही है, क्यों? ताकि उसका सामना उस चीज से हो सके जिसके अस्तित्व का उसने कुछ देर पहले ही मजाक उड़ाया था। और ठीक ऐसा ही होता है। गाड़ी के पास इंतजार करते हुए अनिकेत की नजर जमीन पर पड़ती है। वहां बहुत सारे नारियल बिखरे पड़े हैं, लेकिन बेतरतीब नहीं, अच्छा, बल्कि एक कतार में, जो सीधे एक पेड़ की ओर जा रहे हैं। रुकिए, ये बहुत अहम डिटेल है। कोंकण की तांत्रिक परंपरा में नारियल सिर्फ एक एक पवित्र फल नहीं है। तो फिर क्या है? इसे अक्सर ऊर्जा का एक स्रोत या एक बलि के रूप में देखा जाता है, किसी आत्मा को बांधने या शांत करने के लिए। ओह, पूर्ण रेखा है। उसे माँ की कहानी तो याद आती है, पर वो अब भी मजाक के मूड में है। वो उस कतार में से एक नारियल को जोर से लात मार देता है। अरे, ये सिर्फ एक लात नहीं थी, ये उस अज्ञात शक्ति को दी गई एक खुली चुनौती थी। और जवाब तुरंत आता है। हाँ, जैसे ही वो नारियल को मारता है, पेड़ के ऊपर से सिंदूर की एक चुटकी ठीक उसके चेहरे पर आके गिरती है। क्या बात है, ये पहला फिजिकल कांटेक्ट है। मतलब अब तक सब कुछ संयोग हो सकता था, गाड़ी का खराब होना, मैप का काम न करना, लेकिन सिंदूर का गिरना ये इस बात का सीधा संकेत है कि उस पेड़ पर कोई है और उसने अनिकेत की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। उसी पल उसकी माँ दौड़ती हुई वापस आती है और चिल्लाती है, मैंने कहा था ना यहाँ मत आना, यह वही पेड़ है। माँ का डर उस अलौकिक घटना पर मुहर लगा देता है। उस घर के लोगों ने उन्हें रात में रुकने की जगह दे दी, जो एक राहत की बात थी, लेकिन असली डरावना अनुभव तो अब शुरू होना था। रात में सोते हुए अनिकेत को महसूस होता है कि कोई कोई बहुत नरगुमी से उसके बाल सहला रहा है। ओह, वो आंखें खोलता है तो कोई नहीं दिखता, पर फिर उसकी नजर खिड़की पर जाती है, जहां उससे लंबे घने बालों वाला एक साया खड़ा दिखता है, जो पलक झपकते ही गायब हो जाता है। या यहाँ डर का दायरा बदल गया है। पहले खतरा बाहर था, सड़क पर, पेड़ के पास। हाँ। अब वो उसके निजी दायरे में, उस कमरे में घुस आया है जहाँ वो सो रहा है। चुनौती देकर उसने एक दरवाजा खोल दिया है। वो घबराकर जैसे ही पलटता है, वो देखता है कि उसकी माँ उसके बिस्तर के पास बैठी है और नींद में कुछ कुछ बड़बड़ा रही हैं। नींद में? हाँ, जब वो उन्हें जगाकर पूछता है तो माँ कहती है कि उसे बस एक सपना याद है। सपने में वो उठकर उस पेड़ के पास गई और उससे बातें करने लगी। ये बहुत दिलचस्प मोड़ है। वो आत्मा अब सीधे अनिकेत से नहीं बल्कि उसकी माँ के जरिए संपर्क साध रही है। पर सवाल ये है कि माँ ही क्यों? सही सवाल। क्या उनका उस जगह या उस आत्मा से कोई पुराना नाता है? कहानी हमें एक और गहरे रहस्य की तरफ इशारा कर रही है। और इस रहस्य से पर्दा अगली सुबह उठता है, जब वे अपने गांव पहुंचते हैं। अनिकेत अपने चचेरे भाई को रात की पूरी घटना सुनाता है, और तब कहानी का सबसे बड़ा सच सामने आता है। जो इस पूरी घटना को एक एक अलग ही रोशनी में रख देता है। उसका भाई बताता है कि जिस ज्ञानी तांत्रिक ने सालों पहले उस आत्मा को पेड़ से बांधा था, हाँ। वो कोई और नहीं, बल्कि अनिकेत की मार के दादा, यानी उसके परनाना थे। एक मिनट, क्या? तो ये कोई अनजान आत्मा का हमला नहीं था? नहीं। ये एक पारिवारिक मामला है, एक अधूरी कहानी। हाँ। वो आत्मा उस परिवार को जानती है, पर नाना की मृत्यु ने सिर्फ उस आत्मा को आजाद नहीं किया, बल्कि एक तरह का हिसाब बराबर करने का मौका दे दिया। बिल्कुल। अब माँ का उस पेड़ से सपने में बातें करना ज्यादा ज्यादा मायने रखता है। शायद वो आत्मा अपने पुराने जेलर के खानदान से संवाद करने की कोशिश कर रही थी। ये जानने के बाद अनिकेत के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शाम को वो अपने भाई के साथ गाड़ी लेकर वापस उसी जगह जाता है। हम्म। मन में अब भी शक और डर का एक अजीब सा मिश्रण है। वो खुद को यकीन दिलाने के लिए फिर से उस पेड़ के पास जाकर ऊपर देखता है। वो पुष्टि चाहता है और उसे पुष्टि मिलती है, लेकिन वैसी नहीं जैसी कोई चाहेगा। इस बार उसे कोई परछाई नहीं, बल्कि साफ साफ पेड़ की एक मोटी टहनी पर एक औरत बैठी दिखती है। ओह, खुले बिखरे बाल, आंखों में गुस्सा और माथे पर वही सिंदूर। उसे एहसास होता है कि सुबह जो सिंदूर उसके चेहरे पर गिरा था, वो कहीं और से नहीं, बल्कि इसी के माथे से गिरा था। अब अविश्वास की कोई गुंजाइश नहीं थी। बिल्कुल नहीं। यहाँ अनिकेत के लिए सब कुछ बदल जाता है। ये उसके पूरे विश्व दृष्टिकोण के टूटने का क्षण है। जिस तर्क की दुनिया में वो रहता था, वो एक पल में ढह जाती है। वो औरत तेजी से एक जानवर की तरह नीचे उतरने लगती है। अनिकेत घबराकर घने जंगल की ओर भागता है। उसे अपने ठीक ऊपर टहनियों पर किसी की कूदने और फिर धीरे धीरे हंसने की आवाज साफ सुनाई देती है। अरे बाप रे! भागते भागते वो गिर जाता है। जैसे ही वो पलटकर देखता है, वो आत्मा पेड़ से उतरकर उसके बेहद करीब आ चुकी होती है। लेकिन तभी
उसके भाई की गाड़ी के जोरदार हॉर्न से उसका ध्यान भटकता है और अनिकेत को भागने का मौका मिल जाता है। वो बच तो जाता है, लेकिन ये अनुभव उसे हमेशा के लिए बदल देता है। हाँ, गांव पहुंचने पर वे देखते हैं कि अनिकेत की मां को तेज बुखार है। वे तुरंत वहां से निकलने का फैसला करते हैं और यहाँ एक और अजीब बात होती है। क्या? निकलते समय गूगल मैप्स फिर से उन्हें वही श्रापित रास्ता दिखाता है। क्या कह रहे हो? हाँ, जबकि हाईवे पूरी तरह से खाली था। ये कहानी का एक एक प्रतीकात्मक अंत है। हम्म। जिस टेक्नोलॉजी पर भरोसा करके अनिकेत ने माँ की चेतावनी को नकारा था, अब ऐसा लगता है जैसे उसी टेक्नोलॉजी को उस आत्मा ने अपने वश में कर लिया है। वो शक्ति उन्हें जाने नहीं देना चाहती थी, वो उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। कहानी के अंत में अनिकेत के पिता कहते हैं, जो तुम दोनों के साथ हुआ है, उसके बाद ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं लगती। हम्म। कुछ चीजों को वैसे ही छोड़ देना बेहतर होता है। और शायद शायद यही इस पूरी कहानी का सार है। बिल्कुल, ये आधुनिकता और परंपरा के बीच के उस महीन धागे को दिखाता है। हम हर चीज को तर्क से समझना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजें शायद तर्क के दायरे से बाहर होती हैं। जैसा कि सूत्र में भी एक बहुत अच्छी पंक्ति है। कौन सी? घने जंगल होते हैं, वहां पे कहानियां भी बहुत ज्यादा घनी और एकदम गहराई भरी होती हैं। वाह! ये कहानियां महज डर पैदा नहीं करती, बल्कि उस जगह की संस्कृति और मान्यताओं का हिस्सा बन जाती हैं। तो आखिर में ये कहानी कोंकण की एक पूरी तस्वीर हमारे सामने रखती है ना? हाँ, बिल्कुल। एक तरफ तो वो मन मोह लेने वाली खूबसूरती और दूसरी तरफ वो अनसुने किस्से जो जंगलों में दबे हुए हैं। हम्म। अनिकेत और उसका परिवार आज भी अपने गांव जाते हैं, लेकिन उस रास्ते का इस्तेमाल कभी नहीं करते। लेकिन जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। इस कहानी में परनाना को एक नायक के रूप में दिखाया गया है, जिसने एक बुरी आत्मा को कैद किया। लेकिन अगर हम इसे उस आत्मा के नजरिए से देखें तो अच्छा। उसे बांधने से पहले वो कौन थी? क्या वो हमेशा से बुरी थी, या उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसे ऐसा बना दिया? सोचने वाली बात है। परनाना उसके लिए नायक नहीं बल्कि एक जेलर थे। सही। और जब सालों बाद वो जेलर मर जाता है तो वो कैदी, जिसके मन में दशकों का गुस्सा भरा है, आजाद हो जाता है। और उसे अच्छी तरह पता है कि अपना हिसाब बराबर करने के लिए किस परिवार को ढूंढना है। तो सवाल ये है कि जब बांधने वाला नहीं रहता तो क्या कहानी खत्म हो जाती है? या एक नया, ज्यादा खतरनाक और ज्यादा व्यक्तिगत अध्याय शुरू होता है।